हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम गेट डी ए 2026 एग्ज़ाम में प्रोबेबिलिटी मॉड्यूल से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो है, दूसरा वीडियो भी आने वाला है। ये सारे क्वेश्चन को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ और ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा गया था। तो ये बेसिकली बेस थियरम के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। अ क्लिनिक स्पेशलाइज इन टेस्टिंग ऑफ डिसीज डी, कोई भी डिसीज दिया है एंड द रिजल्ट ऑफ टेस्ट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अ स्टडी रिवील्स दैट अ पर्सन सफर्स फ्रॉम अ डिसीज डी, द टेस्ट रिजल्ट इन द क्लिनिक कम्स अप पॉजिटिव विथ 80% ऑफ द टाइम एंड नेगेटिव विद 20% ऑफ द टाइम। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो प्रोबेबिलिटी में आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या इवेंट्स है इस पर्टिकुलर पूरे सिनारियो में। तो आप ये पर्टिकुलर लाइन ध्यान से पढ़ो कि इफ़ अ पर्सन सफ़र्स फ्रॉम द डिसीज, राइट। तो अगर पर्सन डिसीज डी से सफ़र हो रहा है तो उसकी बात हो रही है, तब अपना टेस्ट 0.8% प्रोबेबिलिटी से पॉजिटिव रिजल्ट देगा एंड 0.2% प्रोबेबिलिटी से नेगेटिव रिजल्ट देगा, मतलब कि 0.2% प्रोबेबिलिटी से गलत रिजल्ट देगा, राइट। तो स्पेसिफिकली आप डिफाइन करो इवेंट्स तो ज़्यादा क्लियर होंगे। तो लेट्स से डी, मैं एक इवेंट डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे भी डी है, बट यहाँ पे जो डी रेफर किया गया है वो डिसीज को रेफर किया गया है। यहाँ पे मैं इवेंट को रेफर कर रहा हूँ, राइट। So let's say D is the event that randomly coming sample to the test, right? कोई भी बंदा टेस्ट के लिए आ रहा है तो randomly coming person to the test has a disease, right? मैं लिखता हूँ person has a डिसीज, राइट। डिसीज डी की बात हो रही है बेसिकली, है ना, जो भी क्वेश्चन में दिया गया है। तो क्या हमें उस पर्टिकुलर डिसीज़ की प्रोबेबिलिटी दी गई है क्वेश्चन में। तो आप देखोगे कि वो एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी दैट ही एंड शी सफ़र्स फ्रॉम द डिसीज डी वो क्या है। तो वो बेसिकली हमें दिया नहीं गया है, तो वही बेसिकली हमें फाइंड करना है इन क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या है, यही क्वेश्चन है, राइट। और क्या क्या चीज़ दी गई है कि हमारा जो टेस्ट है टी, वो कुछ परसेंट प्रोबेबिलिटी से पॉजिटिव रिजल्ट देता है, कुछ परसेंट प्रोबेबिलिटी से नेगेटिव रिजल्ट देता है। और अगर पर्सन को एक्चुअल में डिसीज़ है तब ये प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है, और पर्सन को डिसीज़ नहीं है तो प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है, राइट। तो एक और इवेंट डिफाइन करता हूँ जिसको हम कह सकते हैं कि लेट्स से टी, राइट। टी इज़ द इवेंट which says that person is tested positive, right? Positive for the disease D. तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यू हैव टू सी कि अगर पर्सन को ऑलरेडी डिसीज है, मतलब कि एक्चुअल में अगर उसको डिसीज है तो हमारा टेस्ट 0.8 प्रोबेबिलिटी से पॉजिटिव रिजल्ट देगा, मतलब कि सही रिजल्ट देगा, एंड 0.2 प्रोबेबिलिटी से गलत रिजल्ट देगा। तो हम इवेंट के नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, राइट। इवेंट टी हो रही है गिवन की पर्सन को एक्चुअल में डिसीज है, तो वो आपको दिया गया है 0.8, राइट। तो सेम फॉर्म से क्या बन जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट नेगेटिव आने के लिए कौन सी इवेंट है, टी कॉम्प्लीमेंट, राइट। गिवन की पर्सन को डिसीज है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.2, ठीक है। तो ये दोनों ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है। इन अ सेम फॉर्म आप ये पर्टिकुलर लाइन पढ़ोगे तो क्या देखा जाएगा कि भाई अगर पर्सन को डिसीज नहीं है, राइट, तो सिर्फ 10% टाइम वो पॉजिटिव टेस्ट अपना पॉजिटिव रिजल्ट देता है एंड 0.9% टाइम वो एक्चुअली नेगेटिव रिजल्ट देता है, राइट। तो सेम एनालॉजी से हम क्या लिख सकते हैं, इन द केस व्हेन पर्सन को डिसीज नहीं है तो टेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट कब देता है,
0.1 प्रोबेबिलिटी से। एंड अगर पर्सन को डिसीज नहीं है तो नेगेटिव रिजल्ट कितनी प्रोबेबिलिटी से देता है? 0.9, राइट। तो अभी आपको क्या दिया गया है कि इट इज ऑल्सो नोन देन अमोंग द जनरल पॉपुलेशन द डिसीज डी अकर्स इन 0.3% ऑफ द इंडिविजुअल, राइट। तो हमने जो पहले देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डी नहीं दी गई है, दैट इज इनकरेक्ट। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ डी दी गया है विच इज 0.3, राइट। और पूछा क्या गया है कि इफ द पर्सन टेस्ट पॉजिटिव डी इन द क्लिनिक द प्रोबेबिलिटी दैट ही एंड शी सफर्स फ्रॉम द डिसीज डी इज व्हाट। तो आपको इवेंट के नोटेशन में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। इवेंट के नोटेशन में ये क्या पूछा गया है? इफ द पर्सन टेस्ट पॉजिटिव फॉर डी इन द क्लिनिक देन प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज़ एक्चुअली सफर्स फ्रॉम द डिसीज डी क्या है, राइट। तो बेसिकली आपको ये पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन टी, राइट। एक्चुअल में अगर आपके पर्सन ने पॉजिटिव आउटकम दिया देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी की डिसीज डी अकर हुआ है, राइट। सो अगर आप सिंपली बेस थियरम का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करोगे देन यू विल गेट अ आंसर। बेसिकली अगर आपको पता हो बेस थियरम का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन टी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टी गिवन डी multiplied by probability of D divided by probability of T given D multiplied by probability of D plus probability of T given D complement multiplied by probability of D complement, राइट। तो अगर आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में जो भी आपको वैल्यूज़ दी गई है अगर आप उसमें सब्सटीट्यूट करोगे तो लेट्स सी क्या फॉर्मूला बनता है। टी गिवन डी क्या आपको दिया गया है? टी गिवन डी आपको दिया गया है 0.8, तो लेट्स जस्ट रिप्लेस इट विथ 0.8। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी आपको दिया गया है व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ डी 0.3 है, ओके 0.3। प्रोबेबिलिटी ऑफ टी गिवन डी आपको सेम चीज़ है, बेसिकली डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म तो सेम ही है, राइट। प्लस टी गिवन डी कॉम्प्लीमेंट आपको दिया गया है जी 0.1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कॉम्प्लीमेंट आपको दिया गया है 0.7, राइट। सो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा? 0.77, राइट। ये आपका फाइनल आंसर है। तो अगर आपको बेस थियरम का एक और इंटरप्रिटेशन पता हो जो हमने क्लास में डिस्कस किया था, वो क्या था कि हम हाइपोथेसिस और इवेंट के फॉर्म में उसे रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाइपोथेसिस क्या है? तो यहाँ पे हाइपोथेसिस है कि भाई डिसीज डी पर्सन को है, राइट, दैट इज योर हाइपोथेसिस। अगर मैं इसको हाइपोथेसिस गिनूँ कि भाई डिसीज डी कोई भी रैंडम पर्सन को है, सो आपको दिया गया है प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी 0.3। तो 0.3 प्रोबेबिलिटी से आप कह सकते हो कि भाई डिसीज डी आपको कोई भी रैंडम पर्सन को है। बट अगर कोई आप एविडेंस ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ पे एविडेंस क्या ऑब्जर्व हुआ कि भाई जो भी पर्सन ने टेस्ट दिया उसका आउटकम भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्योंकि टेस्ट रीजनेबली एक्यूरेट है, आप देख रहे हो कि भाई हाइपोथेसिस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, राइट। अगर टेस्ट सॉर्ट ऑफ रिवर्स काइंड ऑफ होता, उल्टा रिजल्ट देता, राइट, नेगेटिवली परफॉर्म करता, तो यही फिनोमिना आप रिवर्स में देखते कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन टी 0.3 से कम हो जाता उस सिनारियो में। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे टेस्ट रीजनेबली एक्यूरेट है। आप देख रहे हो कि भाई अगर पर्सन को डिसीज़ है तो काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी से वो पॉजिटिव देता है, एंड पर्सन को डिसीज़ नहीं है तो काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी से नेगेटिव रिजल्ट देता है। दैट मीन्स इट्स वेरी गुड, राइट। सो दैट इज़ वाई आप देख रहे हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन टी इज एक्चुअली इंक्रीजिंग। सेम चीज़ आप लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से भी प्रूव कर सकते हो, बट ये एक डिफरेंट वे ऑफ इंटरप्रिटेशन भी है, राइट। सो वन मोर ऑब्जर्वेशन आप इसको गिन सकते हो, विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन टी इज एक्चुअली increased after you have observed that test is giving positive result, then probability of D, right? So ये
इंटरप्रिटेशन भी आप लगा सकते हो। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये बेसिकली काउंटिंग मेथड से सॉल्व किया जा सकता है ये क्वेश्चन। बेसिकली आपको इंटीजर दिए गए 1 to 2026, राइट, और आपको दिया गया है कि कोई भी सबसेट आप चूज कर रहे हो, उसमें से सबसेट की साइज क्वेश्चन में नहीं दी गई है, कोई भी आप चूज कर सकते हो एक्सेप्ट वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। सो नॉन एम्प्टी सबसेट आप बेसिकली चूज कर रहे हो, राइट। तो आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एम इज इवन, राइट। सो रैंडमली चूज किया गया है, तो आप इसे उस तरीके से इम्प्लाइड गिन सकते हो कि भाई हर एक सबसेट की, राइट, हर एक पॉसिबल सबसेट की प्रोबेबिलिटी सेम है, राइट। सो इक्वल प्रोबेबिलिटी से ये सबसेट चूज किया गया है। तो आप प्रोबेबिलिटी के लिए वो काउंटिंग का प्रिंसिपल लगा सकते हो, राइट। सो एक बड़ा सेट है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है, उसमें से आप एक छोटा सबसेट पिक कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर सबसेट पिक करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देन हाउ यू कैन कैलकुलेट इट, प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the subset divided by number of element in the original set. नाउ आप देखो कि भाई ये तभी पॉसिबल होगा व्हेन एवरी एलिमेंट इन दैट ओरिजिनल सेट इज इक्वली लाइकली, राइट। सो ये इक्वली लाइकली सिनारियो में ही सही है। तो मैंने कहा कि इस पर्टिकुलर जो सिनारियो को हम उस तरीके से भी गिन सकते हैं कि भाई एक बहुत बड़ा सेट है, राइट, और उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, एंड वो जो एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सम सबसेट और सम नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ दिस इंटीजर्स, राइट, 1 to 2026, करेक्ट। सो इस पर्टिकुलर सिनारियो में एलिमेंट कौन सा है, एलिमेंट इज एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट, राइट। तो that is your element. So if I want to calculate number of element in entire set, right, अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है, आपको सेट दिया गया है 1 से 2026, राइट, 1 2 3 अप टिल 2026, तो कितने एलिमेंट हो गए एंटायर सेट में। तो बेसिकली अगर आपको पता हो कि आपको डिस्टिंक्ट सबसेट काउंट करने हैं 1 to 2026 को, तो आप मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से काउंट कर सकते हो, राइट। सो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप शुरू से चालू करो, राइट। पहले एलिमेंट के लिए कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, आइदर उनको इंक्लूड करो या फिर एक्सक्लूड करो, तो 2 ब्रांचेस बन जाएगी, राइट। फिर दूसरे एलिमेंट पे जाओ और दूसरे एलिमेंट पे इंक्लूड करो या फिर एक्सक्लूड करो, राइट। तो यहाँ पे भी इंक्लूड करो या फिर एक्सक्लूड करो। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट मिलेंगे, आप ऐसे ट्री बनाते जाओगे, तो जो लास्ट वाला लेवल होगा 2026, राइट, उसमें जो जितने लीव्स होंगे वो बेसिकली आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। तो ये बेसिकली आप मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से काउंट कर सकते हो। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इन दिस एंटायर सेट इज हाउ मच, इट इज 2 to the power 2026, राइट। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल पता हो तो यू कैन इजीली कैलकुलेट इट। दिस यू हैव कैलकुलेटेड यूजिंग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अभी ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, राइट, उसमें से एक एलिमेंट वो भी है जो बेसिकली एम्प्टी सेट को डिनोट करता है, जो हम एक्चुअली कंसिडर नहीं कर रहे, राइट। तो उसमें से ये 1
रिमूव करना पड़ेगा, राइट। ऐसा भी एक केस होगा ना, राइट, लीफ में कि आपने कोई भी एलिमेंट चूज नहीं किया 2026 में से, आप स्टेप बाय स्टेप गए लेकिन आपने कोई भी एलिमेंट चूज नहीं किया, तो वो एम्प्टी सेट हो गया एक्चुअली। तो वी शुडंट कंसिडर दैट। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट अंडर कंसिडरेशन इज 2 to the power 2026 - 1। अभी आपको पूछा क्या गया है कि मैं कोई भी उसमें से रैंडमली सबसेट उठा रहा हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट इन दिस सबसेट इज इवन। तो अगर आप सीधा इस पर्टिकुलर सबसेट की कार्डिनलिटी, राइट, आप सीधा एडिशन प्रिंसिपल से कैलकुलेट करने जाओगे, देन इट माइट बी टू लेंथी। तो अगर आपको सब्ट्रैक्शन प्रिंसिपल पता हो, राइट, सो प्रोडक्ट ऑफ ऑल सबसेट इन एम इज इवन, राइट, उसका मतलब क्या हुआ कि नन ऑफ दिस सबसेट हैज अ प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट एज ऑड, राइट। सो आप उल्टा भी देख सकते हो एक बार कि भाई क्या कॉम्प्लीमेंट सेट आप इजीली काउंट कर सकते हो कि नहीं, राइट। सो आप कॉम्प्लीमेंट सेट इजीली काउंट कर सकते हो कि नहीं। तो मोर स्पेसिफिकली मैं सेट को डिफाइन करूँ कि भाई लेट से माय सेट अंडर द इंटरेस्ट वेयर ऑल सबसेट्स where elements multiplication is even, right? तो क्या मैं एस कॉम्प्लीमेंट इजीली काउंट कर सकता हूँ कि नहीं। सो लेट्स सी कि नन ऑफ द सबसेट, और आई शुड एक्चुअली यूज ऑल एलिमेंट्स वर्ड, राइट, बिकॉज यहाँ पे एलिमेंट ही एक सबसेट है ऑफ द ओरिजिनल सेट, राइट, विच इज 1 to 2026 integer. So I should use all elements actually so that it's not confusing, right, all elements से। So as complement set क्या है, all elements where product of this integer is odd। तो क्या एस कॉम्प्लीमेंट को मैं इजीली काउंट कर सकता हूँ कि नहीं। तो लेट्स सी एस कॉम्प्लीमेंट को इजीली काउंट कर सकते हो कि नहीं, वो हम कैसे कर सकते हैं। अगेन हम सेम प्रिंसिपल लगा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, राइट, बिकॉज अभी आपको ये जो ओरिजिनल सेट दिया गया है, ऑड कब आएगा, ऑड तभी आएगा जब कोई भी इवन आपने नंबर चूज नहीं किया, राइट। तो ऑड तभी आएगा जब आइदर आपने मतलब आपने वो जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप डिज़ाइन किए, राइट, पहले स्टेप में फर्स्ट चूज करो या ना करो, दूसरे स्टेप में सेकंड चूज करो या ना करो, बट आपका डिजायर्ड सेट कब बनेगा, एस कॉम्प्लीमेंट में। एस कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट तभी आएगा जब आप सिर्फ और सिर्फ ऑड वाले ही चूज कर रहे हो। उसका मतलब क्या है कि इवन वाले नंबर आप चूज नहीं कर रहे हो, राइट। तो एस कॉम्प्लीमेंट की अगर आपको कार्डिनलिटी निकालनी है तो एक को आप चूज कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते, राइट, दो पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हुई। टू को आप चूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते, कितनी पॉसिबिलिटी है, नहीं, आपको चूज नहीं ही करना है, राइट, वरना प्रोडक्ट इवन हो जाएगी। तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है। फिर थ्री को आप चूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते, दो पॉसिबिलिटी अगेन, राइट, लाइकवाइज, राइट। तो एस कॉम्प्लीमेंट की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, 2 to the power आप 2 to the power 1013, राइट, ये बेसिकली एस कॉम्प्लीमेंट की कार्डिनलिटी हो जाएगी। यहाँ पे भी आप सेम एनालॉजी लगा सकते हो कि एक एम्प्टी सेट भी इसमें आएगा इस पर्टिकुलर कार्डिनलिटी में। सो वो बेसिकली ओरिजिनल सेट का पार्ट ही नहीं है, सो वी शुडंट कंसिडर दैट। सो एस कॉम्प्लीमेंट की कार्डिनलिटी ये होगी। सो अभी आपको डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। व्हाट इज द हाउ टू कैलकुलेट दिस प्रोबेबिलिटी, दैट प्रोबेबिलिटी दैट selected subset is even, right?
तो ये जो बेसिकली मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट किए इन द एंटायर सेट, उसको मैं सैम्पल स्पेस भी कह सकता हूँ, लेट्स से ओमेगा, राइट, ओमेगा सिंबल से अगर मैंने दर्शाया तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, दिस इज कार्डिनलिटी ऑफ एंटायर ओमेगा माइनस कार्डिनलिटी ऑफ द सेट दैट यू आर एस कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो बेसिकली ओमेगा में जितने भी एलिमेंट है उसमें से मैंने एस कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट हटा दिए, तो बाकी क्या मिला, मुझे एस के कितने एलिमेंट्स है वो मिल गए, राइट, जो मेरी बेसिकली डिजायर्ड सिचुएशन थी, विच इज़ एक्चुअली कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स, जहाँ पे इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन इवन आ रहा है, राइट, एंड डिवाइडेड बाय क्या आता है, ओमेगा। तो अगर सारी चीज़ अगर आप यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे तो यहाँ पे ओमेगा की कार्डिनलिटी क्या है, 2 टू द पावर 2026 माइनस 1, राइट। एस कॉम्प्लीमेंट का क्या है, 2 टू द पावर 1013 प्लस 1, एंड ओमेगा का क्या है, अगेन 2 टू द पावर 2026 माइनस 1, राइट। तो ये 1 कैंसिल हो सकता है, राइट। तो आपको फाइनल आंसर क्या मिल जाता है, आपको फाइनल आंसर मिल जाता है ये ए, राइट, ये फाइनल आंसर बन जाता है। एक और क्वेश्चन कंसीडर करते हैं, तो ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है। तो काफ़ी बार हमने एक्चुअली डिस्कस किया है कि वो वन ऑफ द वेरी गुड प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल एंड जियोमेट्रिक रैंडम वेरिएबल इज मेमोरीलेसनेस प्रॉपर्टी, राइट। सो मेमोरीलेसनेस प्रॉपर्टी एक्चुअली लेक्चर में भी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। इवन गेट 2025 में एक क्वेश्चन आया था, यू नो, गेट डीए 2025 में क्वेश्चंस था विच वाज एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन is actually continuous version of the geometric distribution. तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखो, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो ये क्या कह रहा है, एक्स करके एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल है जिसका मीन लैम्बडा है कुछ, राइट, और आपको प्रोबेबिलिटी भी दी गई है कि प्रोबेबिलिटी दैट एक्स ग्रेटर देन 5 दैट इज 0.35, देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एक्स ग्रेटर देन 10 गिवन दैट एक्स ग्रेटर देन 5, वो क्या होगी। तो आपको एक कैलकुलेशन भी नहीं करनी, बेसिकली मेमोरीलेसनेस प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो मेमोरीलेसनेस प्रॉपर्टी ही यही कहती है कि अगर आपने कोई इवेंट ऑब्जर्व की, अगर मेरा रैंडम वेरिएबल एक्स इज मेमोरीलेसनेस, एक्स रैंडम वेरिएबल ने मेमोरीलेसनेस प्रॉपर्टी ऑब्जर्व की, तो अगर आपको वो सिर्फ डेफिनेशन पता है मेमोरीलेसनेस प्रॉपर्टी की, तो आप सिंपली ये कह सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन t प्लस r गिवन x ग्रेटर देन r इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन t। तो अगर आपको सिर्फ ये डेफिनेशन पता है, राइट, तो आपको एक बेसिकली कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये डेफिनेशन क्या कहती है कि भाई आप कोई इवेंट ऑब्जर्व कर रहे हो, मतलब इवन जियोमेट्रिक रैंडम वेरिएबल में अगर आप रिलेट करो तो जियोमेट्रिक रैंडम वेरिएबल बेसिकली दर्शाता क्या है कि आप कॉइन टॉस कर रहे हो लेट्स से, एंड कितने टाइम पे फर्स्ट हेड आ रहा है, राइट। तो सिर्फ अगर आप उसको रिलेट करके देखो इसमें कि सपोज आपने ऑब्जर्व किया कि पहले 15 ट्रायल में हेड नहीं आया
और अगर मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि भाई पहले 20 ट्रायल में हेड आएगा, सॉरी व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि भाई पहले 20 ट्रायल में हेड नहीं आएगा, राइट। तो आपने ऑलरेडी तो ऑब्जर्व कर दिया कि भाई 15 ट्रायल में हेड नहीं आया, तो एक्स्ट्रा मैं क्या पूछ रहा हूँ कि भाई प्रोबेबिलिटी दैट बाकी नेक्स्ट ट्रायल में भी हेड नहीं आएगा। तो अभी ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल की मेमोरी लेसनेस प्रॉपर्टी यही है कि जो 15 ट्रायल में पहले हो चुका है, राइट, उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा नेक्स्ट 5 ट्रायल में। तो इट इज़ एज गुड एज यू आर स्टार्टिंग एट वेरी बिगिनिंग, राइट। So it is as good as you are starting at very beginning. So probability that next beast trial में और probability that first beast trial में head नहीं आया, given कि probability that 15 ट्रायल में head नहीं आया is same as probability that first 5 ट्रायल में head नहीं आया, right? So ये एक ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल की एंड ऑल्सो एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल की। तो यहाँ पे आप बिना देखे सेम चीज़ लगा सकते हो 0.35, यही आंसर है बेसिकली, सेम चीज़ है। आप एक्चुअली फार्मूला वाइज भी इसको डिराइव कर सकते हो, बट बेसिकली इसको एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन तरीके से देखो देन इट इज़ वेरी हेल्पफुल। आप बेसिकली फार्मूला भी लगा सकते हो, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, राइट, बट बेसिकली कंसेप्चुअल तरीके से देखना ही बेहतर है मेरे हिसाब से। So this is your answer, right? So thank you very much for watching the video. हम बाकी कुछ questions को next part 2 वाले वीडियो में भी डिस्कस करेंगे. So see you in the next video.